पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के कारण प्राकृतिक रूप से ज्वार के बढ़ने और पीछे हटने की क्रिया की सहायता से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। भारत में अनुमानित ज्वारी ऊर्जा क्षमता 12,155 मेगावाट है। भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन के संभावित स्थल जिनमें गुजरात का कच्छ का खाड़ी और खंभात की खाड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है। फिर यहाँ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरबन। ज्वारी ऊर्जा के दोहन हेतु संभावित पद्धतियों के दो रूप। इसमें ज्वारी टरबाइनों या बैराज का उपयोग किया जाता है जो ज्वारी धाराओं की गतिज ऊर्जा को प्रयुक्त करने योग्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ज्वारी बैराज इसके तहत फ्लड जनरेशन और इब जनरेशन या संयुक्त रूप से दोनों की ज्वारी ऊर्जा से विद्युत पैदा की जाती है। अब देखते हैं कि ज्वारी धारा टरबाइन। इसके तहत ज्वारी धारा की यांत्रिक गति की सहायता से टरबाइनों को चलाकर विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। ज्वारी ऊर्जा के महत्व के विषय में हम लोग जानते हैं। ज्वारी ऊर्जा का महत्व क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्वारी ऊर्जा के महत्व में ज्वारी ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा व ऊर्जा विविधीकरण में सहायक, क्योंकि यह सतत, अपेक्षित और विश्वसनीय है। वायु की तुलना में जल का घनत्व अधिक होने के कारण यह पवन ऊर्जा से अधिक दक्ष है, यानी कि पानी कछुए की गति से चलने पर भी टरबाइन को शक्ति प्रदान कर सकता है। भारत की लंबी तटरेखा का दोहन किया जा सकेगा। 7,516.6 किलोमीटर की जो भारत की लंबी तटरेखा है उसका दोहन किया जा सकेगा। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और एनर्जी मिक्स, जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इन पर निर्भरता को कम करने और एनर्जी मिक्स, ऊर्जा के अलग अलग स्रोत के विविधीकरण में सहायक है। कार्बन फुटप्रिंट, इससे जो है कोई वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करके यह जलवायु शमन और अनुकूलन सुनिश्चित करने में सहायक है। यह भारत की पंचामृत प्रतिबद्धता UNFCCC के COP26 के दौरान व्यक्त जो पंचामृत लक्ष्य हैं उसके अनुरूप है। यह वित्तीय उच्च निर्माण चुनौतियां क्या आएंगी? ज्वारी ऊर्जा के इंस्टॉलेशन में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, हम लोग इसको भी देखेंगे। तो वित्तीय चुनौतियां, सबसे पहले उच्च निर्माण लागत है। प्रारंभ में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी निर्माण लागत बहुत ज़्यादा होती है। समुद्री जल की अशांत, चूंकि समुद्री जल जो है अशांत होता है, हर समय गतिशील होता है, तो गतिशील होगा तो वह बार बार किसी भी भौतिक चीज को आप लगाएंगे वहां पर बल लगाएगा, जिससे उसके टूटने की जो है संभावना ज़्यादा रहती है, उसके खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो उस समुद्री जल की अशांत और संक्षारक प्रकृति, वह बहुत जल्दी उसमें जंग लग जाता है, क्योंकि समुद्री जल खारा होता है। संक्षारक प्रकृति का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत निर्माण काफ़ी खर्चीला होता है। अब देखते हैं कि पर्यावरणीय क्या चुनौतियां आएंगी। पर्यावरणीय चुनौतियों में संयंत्रों को चलाने के लिए अशांत जल की आवश्यकता होती है। जहां पर अशांत जल होगा, बार बार ज्वार आएंगे, धाराएं उठेंगी, वहां पर वह स्थान जो है ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल होता है। ऐसे में संयंत्रों को चलाने के लिए अशांत जल की आवश्यकता होती है और एक बड़े आधार की आवश्यकता होती है। जहाँ पर आप बैराज बनाएंगे वहाँ एक बड़े आधार की आवश्यकता होती है। तो इससे जो पानी, इससे पानी के जो नीचे के
निर्माण, नीचे भी निर्माण होगा न्यू, तो इससे वहाँ बहुत सारे जो समुद्री घास होते हैं उसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। जैसे आप मन्नार की खाड़ी को लेके, मन्नार की खाड़ी में जो समुद्री घास होती है वहाँ पर समुद्री गाय, जैसे अगर आप वहाँ पर ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि वो समुद्री घास नष्ट हो जाएगी। जब समुद्री घास नष्ट हो जाएगी तो उसका प्रभाव जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की जैव विविधता पर पड़ेगा, और इससे वहाँ की या पर्यावरण सीधा नष्ट हो जाएगा। वहाँ पर कैसे रहेंगे, भोजन कैसे लेंगे। दूसरा है कि मैंग्रोव आवरण, कहीं कहीं जो है मैंग्रोव, चूँकि तटीय क्षेत्र में समुद्री जो भारत का समुद्री तट है वहाँ जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन जो है उनको नष्ट किया जाएगा। तो मैंग्रोव वनों में भी बहुत सारे प्रकार के जीव रहते हैं, तो उससे भी जो है पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। चूँकि मैंग्रोव वन कार्बन सिंक का काम करते हैं, ये इनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अवशोषित की जाती है उसे ब्लू कार्बन कहते हैं। अब हम लोग तकनीकी देख लेते हैं, तकनीकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो विनिर्माण का सीमित विस्तार के कारण टरबाइन की पूरी दक्षता हासिल नहीं की जा सकी है, और साथ ही उपकरण लागत भी अधिक बनी हुई। इसका मतलब है कि जो हम लोग टरबाइन का निर्माण कर रहे हैं, टरबाइन के निर्माण में हम लोग अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम बहुत सस्ते में टरबाइन का निर्माण कर सकें। इससे जो लागत होती है वह अधिक हो जाती है। दूसरी तकनीकी चुनौती है कि जो समुद्री जल होता है वह चूँकि अत्यधिक क्षयकारी होता है, और इसके क्षयकारी प्रभाव को दूर करने के लिए उपकरण के डिजाइन, निर्माण और स्थापना में अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, तकनीकी निवेश की जरूरत होगी। जैव संदूषण, बायोफाउलिंग क्या है? समुद्र में लगाए गए जो उपकरण हैं उनके गतिशील हिस्सों में लघु आकार के जीव और पादप फंस जाते हैं आगे, तो इससे उपकरण काम करने बंद कर सकते हैं। इन्हें हमेशा रख रखाव की जरूरत पड़ेगी या प्रक्रिया अत्यधिक महंगी हो सकती है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। आगे की राह में हम लोग देखेंगे कि महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों का फिर से आकलन करना चाहिए। इससे व्यवहारिक रूप से प्राप्ति योग्य महासागरीय ऊर्जा के स्रोत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। जो महासागरीय ऊर्जा है उनके विविध रूप हैं, जैसे तरंग ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ओटेक है। तो उन सब रूपों के फिर से आकलन करना होगा हमें, और व्यवहारिक रूप से प्राप्ति योग्य महासागरीय ऊर्जा के स्रोत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इससे आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक लाभों पर विचार करने के लिए स्थान विशिष्ट ज्वारीय ऊर्जा की विकास लागत का भी अधिक आकलन करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक लाभों पर विचार करने के लिए कि जो हम ऐसा स्थान जहाँ पर कि ज्वारीय ऊर्जा स्थापना हो सके और उससे हमें बहुत दीर्घकालिक लाभ भी हो सके और हमारी लागत भी कम हो, ऐसे स्थानों का भी हमें पता लगाने की जरूरत है। और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कि भैया जहाँ हम लोग ज्वारी बैराजों को और ज्वारी धारा टरबाइन से हम ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने जा रहे हैं, उसका जो है हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, इसको भी जानने की जरूरत है। समुद्री ऊर्जा परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक सततता का व्यवहारिक आकलन किया जाना चाहिए कि भैया कि जो हम लोग प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रहे हैं वह कहाँ तक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल है कि लंबे समय तक बिना पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किए हुए,
उस पर नकारात्मक प्रभाव डाले, हमें ऊर्जा दे सकता है, इसका आकलन करने की जरूरत है। अब इसमें जो है कुछ देश हैं जैसे फ्रांस और साउथ कोरिया, उनके यहाँ जो ज्वारीय ऊर्जा के 90% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। 2 परियोजनाएं हैं जो दुनिया में स्थापित ज्वारीय ऊर्जा के लगभग 90% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। तो उनके अनुभवों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें अपने प्रोजेक्ट को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। अब वित्त पोषण विकल्पों को जोखिम रहित बनाना होगा। हमने देखा था कि वित्तीय चुनौतियां हैं, इसके लिए जो नवीकरणीय क्षेत्र में ऋण देने के लिए इरडा जैसी नवीकरणीय वित्त पोषण संस्थाओं द्वारा जो कर मुक्त बांड जारी किए जाने चाहिए। इसके अलावा पुनर्वित्त के लिए सॉफ्ट लोन योजना में भी सुधार किया जाना चाहिए। ज्वारीय ऊर्जा की स्थापना से पहले इसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए नमूना या पायलट परियोजना जरूरी है। भैया हम करोड़ों का अगर कोई प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रहे हैं, क्या वो सफल हो सकेगा, सस्टेनेबल होगा? तो इसके लिए हमें एक पहले पायलट प्रोजेक्ट हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग कहीं किसी के पास पैसा भेजते हैं, ज़्यादा पैसा अगर होता है तो सबसे पहले हम लोग छोटा अमाउंट किसी के पास भेजते हैं, छोटी राशि भेजते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को स्थापित कर रहे हैं तो वह कितना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार है, कितना उसको हम प्रदर्शित करने के लिए एक हम नमूना या पायलट परियोजना जरूरी है। अब हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि विश्व स्तर पर ज्वारीय लागत प्रतिस्पर्धी नहीं है, कि कहीं भी अभी इस टेक्नोलॉजी को, इस ज्वारीय ऊर्जा से ऊर्जा के उत्पादन का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा उसमें लागत प्रभावी नहीं है। कि अभी चूंकि अभी एक प्रारंभिक अवस्था में है, अभी इसमें रिसर्च होगा, तब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, तो इससे इसकी लागत में कमी आएगी। तो इसकी जो वित्तीय हैं, तकनीकी और पर्यावरण और अन्य जोखिमों पर काबू पाकर भारत में ज्वारीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह कई स्रोतों से बनाया गया है वीडियो, कई स्रोतों से नोट्स बनाया गया है और उससे आपको जो है बहुत सहायता मिलेगी, जिसमें विजन की मेंस 365, हमने इसमें इंटरनेट का भी यूज किया है। तो आप किसी भी स्रोत से नोट्स बनाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी समय की बचत होगी। और इससे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे समझाने की शैली में और कितना सुधार की ज़रूरत है, इस पर भी आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।